कि मैंने राजस्थान बोर्ड से हिंदी मीडियम में क्लास 12 तक पढ़ाई की है। तो मेरा करीब 8 क्लास तक का जो पूरी स्कूलिंग है वो बिल्कुल एक अलवर डिस्ट्रिक्ट के एक गांव है, छोटे से गांव खेड़ली कठूमर, वहां पर मेरी पढ़ाई हुई है। उसके बाद फिर हम अलवर सिटी में शिफ्ट हुए थे 8 क्लास के बाद। फिर 12th के बाद मैंने ग्रेजुएशन आईआईटी दिल्ली से किया है। और फिर उसके बाद मैं 2013 में आईआईटी दिल्ली से ग्रेजुएट हुआ हूँ और 2014 के सिविल सर्विसेज एग्जाम में मैं इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस में सेलेक्ट हुआ। हेलो एवरीवन, मैं आपका होस्ट केपी सिंह यूपीएससी अड्डा पर आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। ये जो लाइव सेशन सीरीज़ हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये उन पर्सनालिटीज़ के साथ हमारा डायरेक्ट इन्वोल्यूशन है जिन्होंने सिविल सर्विस एग्ज़ाम जो है उसमें सफलता प्राप्त की है। तो आज ऐसे ही एक पर्सनालिटी से हम मिलेंगे बहुत जल्द सर आने वाले लाइव। सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो मैं सबसे पहले सभी दर्शकों को बता दूं सर के बारे में। सर का नाम निखिल कुमार गर्ग है। सर ने आईआईटी दिल्ली से ग्रेजुएशन किया, आफ्टर दैट सिविल सर्विसेज प्रिपेयर किया और उसके बाद सर ने सीएससी 2014 में इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विसेज में सफलता प्राप्त की और वर्तमान समय सर जो है डिविजनल फाइनेंस मैनेजर के तौर पर जोधपुर में पदस्थ है। ओके सर। सर वेलकम्स यू ऑन यूपीएससी अड्डा। आपका स्वागत है सर। सर सबसे पहले तो शुरुआत करने से पहले मैं चाहता हूं कि एक बार आप सभी दर्शकों को बताएं कि आपका क्या बैकग्राउंड रहा है सर, कहां से आपने एजुकेशन शुरुआत की, कैसा आपका बैकग्राउंड, थोड़ा सा एक बार जानकारी दे सर सबको। हेलो एवरीवन। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि मैंने राजस्थान बोर्ड से हिंदी मीडियम में क्लास 12 तक पढ़ाई की है। तो मेरा करीब 8 क्लास तक का जो पूरी स्कूलिंग है वो बिल्कुल एक अलवर डिस्ट्रिक्ट के एक गांव है, छोटे से गांव खेड़ली कठूमर, वहाँ पर मेरी पढ़ाई हुई है। उसके बाद फिर हम अलवर सिटी में शिफ्ट हुए थे 8 क्लास के बाद। फिर 12th के बाद मैंने ग्रेजुएशन आईआईटी दिल्ली से किया है और फिर उसके बाद मैं 2013 में आईआईटी दिल्ली से ग्रेजुएट हुआ हूँ और 2014 के सिविल सर्विसेज एग्जाम में मैं इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस में सेलेक्ट हुआ। जो लोग अभी जुड़े हैं उनको मैं बता दूं कि जिसको वन ऑफ द टफेस्ट सब्जेक्ट आप लोग मानते हैं, सर ने वही ऑप्ट किया था। सर का ऑप्शनल सब्जेक्ट सिविल सर्विस एग्जाम में मैथमेटिक्स रहा है और सर ने मैथमेटिक्स से ऑप्शनल ऑप्ट किया। पहले तो समझ ही सकते हैं ऑप्ट करने का रीजन, तो समझ में वैसे भी सबको आता है कि आईआईटी से बीटेक करने के बाद तो मैथ्स बनता भी है। तो सर ने मैथ्स ऑप्ट किया है और आफ्टर दैट जो है सर ने सिविल एग्जाम निकाला है। तो सर बताएं कि कहाँ से आपको ये मोटिवेशन आया कि मुझे सिविल करना चाहिए। मतलब आप आईआईटी में गए, आईआईटी में जाने के बाद एक कोई भी बंदा उम्मीद करता है कि यार अच्छा पैकेज तो मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं, तो ऐसा मतलब क्या आपका थॉट प्रोसेस रहा कि नहीं सिविल में जाना ज्यादा बेटर है? देखो, ये बात सही है कि आईआईटी में जाने के बाद ये उम्मीदें होती हैं कि बहुत हाई पैकेज पे आप प्राइवेट जॉब कर सकते हैं और वो काफी एक्सटेंड तक वो बात सही भी है। बट अब जैसे हिंदी भाषी जो प्रदेश हैं, पहली चीज तो हिंदी भाषी प्रदेश के रहने वाले लोग, दूसरी बात मिडिल क्लास फैमिली से, और तीसरी चीज ये कि मेरी जो पूरी फैमिली है वो सर्विस क्लास में है। मतलब मेरे जो पेरेंटल पूरी साइड जो है वो गवर्नमेंट जॉब में है। तो गवर्नमेंट जॉब की प्रेफरेंस हिंदी भाषी प्रदेश में वैसे ही बहुत ज्यादा रहती है। एक मैं क्या है कि जैसे मेरी 10th क्लास में राजस्थान बोर्ड में मेरिट आई थी, तो उसमें बहुत सारे अवार्ड मिलते हैं। तो उसमें एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की तरफ से भी अवार्ड मिलता है आपको 15 अगस्त पे, जो उनका प्रोग्राम होता है। तो आप पहले से ही मैं मतलब उस चीज से वाकिफ था कि कितने उसकी सोशल प्रेस्टीज होती है, सिविल सर्वेंट की क्या रोल रहता है। तो एक दिमाग में ये था कि हाँ, एक सिविल सर्विसेज नाम का एक ऑप्शन होता है कॉलेज में जाने से पहले, और मतलब कॉलेज में जाने से पहले इतना बस एक दिमाग में था। उस टाइम तक कोई ये मन नहीं था कि हाँ अभी सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर करना है। फिर जब मैं आईआईटी दिल्ली में गया तो वहां पे एनएसएस से मैं जुड़ गया था।
तो एनएसएस में हमने मतलब बहुत सारे सिविल सर्वेंट्स के कांटेक्ट में आते हैं और आप सोसाइटी के लिए कई प्रोजेक्ट्स करते हैं, तो वो काम अच्छे लगने लग गया आपको। मुझे ये लगने लगा कि यार ये वाला जो काम है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, और सिविल सर्वेंट्स के साथ जो इंटरेक्शन हुआ उसमें ये पता लगा कि यार उनका जो जॉब है वो यही है कि सोसाइटी के लिए ही काम करना है, आपको उनके लिए ही कुछ इंप्रूवमेंट के लिए काम करना है। तो वहां से एक दिमाग में ये था आने लग गया कि यार ये भी एक ऑप्शन हो सकता है, जो हम प्राइवेट सेक्टर का सोचते हैं उसके अलावा ये वाला भी एक ऑप्शन हमारे है। फिर हमारे कॉलेज में क्या है कि इंटर्नशिप होती है, 3-3 महीने की समर इंटर्नशिप होती है, जिसमें हम इंडस्ट्री के साथ अटैच होते हैं और वहां पर काम करते हैं। तो मैंने 3rd ईयर में इंटर्नशिप करी थी एक टेक्नोलॉजिकल फर्म में, तो वहां पे मैं कोडिंग पे काम कर रहा था। तो उस 3 महीने के दौरान मुझे ये रियलाइज हुआ कि यार ये काम मैं जिंदगी भर नहीं कर पाऊंगा, कि एक कमरे में बैठ के आप एक कंप्यूटर पे कोडिंग कर रहे हो और उसी को आप जिंदगी भर करते रहो, तो ये मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट काम था। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट इंटर्नशिप मैंने रिसर्च इंटर्नशिप करी थी जर्मनी में, तो उसमें भी बेसिकली पेशेंस बहुत चाहिए आपको। आपका जो काम कर रहे हो उसका सोसाइटी पे इम्पैक्ट कब तक होगा आपको पता नहीं होता है। तो उन सब चीजों को करने के बाद मेरा कैरियर चॉइस बिल्कुल क्लियर हो गया कि यार मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है। आप सोसाइटी के लिए भी काम कर सकते हो, हाईली प्रेस्टिजियस पावरफुल जॉब है, और साथ में पॉजिटिव चेंज आप जो सोसाइटी में ला सकते हो वो और किसी भी एक जॉब के थ्रू नहीं ला सकते। तो मतलब सर एक मिडिल क्लास फैमिली, पहले तो बैकग्राउंड, फिर हिंदी भाषी बैकग्राउंड, राजस्थान की पृष्ठभूमि, और वैसे में फिर आईआईटी जाना और वहां से फिर सिविल सर्विसेज प्रिपेयर करना, तो बिल्कुल समझ ही सकते हैं ये चीज की क्या जर्नी रही होगी। तो सर मैं अगली चीज ये जानना चाहता हूँ आपसे कि जब आपने सिविल प्रिपेयर करने का ठान लिया कि नाउ अब अपनों को यूपीएससी देना है, सिविल सर्विस एग्जाम देना है, तो आप पहले तो हिंदी बैकग्राउंड से आए, फिर अपनों ने बीटेक किया तो जो इंग्लिश मीडियम का अपना पूरा सिस्टम है, तो आप जैसे ही सिविल की प्रिपरेशन के लिए पहुंचे या सिविल आपने शुरू किया, तो आपने क्या स्ट्रेटजी रखी? एक जिस बैकग्राउंड से आप आए उस हिसाब से कि भाई मुझे क्या माइंड में सेट करके चलना पड़ेगा, कैसे पढ़ना पड़ेगा या कैसे मैंने पढ़ना होगा तब जाके मेरा सिविल निकलेगा, उस समय की आपकी स्ट्रेटजी क्या रही थी? देखो यार, मेरा एक बहुत बड़ा मानना है कि जिस भी आप एग्जाम इज ए गेम, मतलब किसी भी गेम में जब आप उतर रहे हो तो गेम के रूल आपको बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। सिविल सर्विसेज के लिए जो रूल्स हैं वो यही है कि एक तो आपको मेहनत बहुत अच्छे से करनी है, दूसरी आपका थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल एग्जाम है जिसके साथ आपको डील करना पड़ेगा, और सिलेबस बहुत वास्ट है। और एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में क्या है कि हमारे जैसे आंसर लिखने की आदत होती है, वो बहुत ही ऐसा होता है कि शॉर्ट क्लिप्स में लिख के और आपने निकाल दिया, कंक्लूजन निकाल दिया और उसके बाद आंसर में मार्क्स भी मिल जाते हैं। सिविल सर्विसेज जो है वो बिल्कुल ही डिफरेंट गेम है। मतलब स्टार्टिंग में तो ऐसी सिचुएशन होती थी हमारे साथ, पहली बार तो हिंदी मीडियम से थे तो इंग्लिश में आंसर लिखना ये अपने आप में एक डिफिकल्टी होती है। दूसरा ये कि आप 150 वर्ड का आंसर ही नहीं लिख पा रहे हो, 150 वर्ड को आपको लिखना कैसे है वो नहीं समझ में आ रहा है। तो स्टार्टिंग की जो स्ट्रेटेजी थी वो बहुत क्लियर थी कि बेसिक बुक्स कवर करनी है, अपना जो बेसिक कोर्स है वो कवर करना है, और थोड़ी सी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस अच्छे से करनी है, और उसके बाद वो धीरे धीरे अपने आप ही मोटिवेशन चलता रहता है और वो फिर बन गया, फिर एक फ्लो बनना शुरू हो जाता है। हाँ, फ्लो बनना स्टार्ट। ओके ओके। तो सर जैसे आपने प्रिपरेशन शुरू की, और कई सारे स्टूडेंट के साथ होता है, अमूमन पूछते रहते हैं बच्चे कि सर पढ़ते पढ़ते फ्रस्ट्रेशन बहुत आता है, मतलब ऐसा मन करता छोड़ के निकल चलते हैं, तो वो सर मोटिवेशन कहाँ से बना के रखा आपने? मतलब वो जो फ्रस्ट्रेशन आपको जब आता था, बट ऑब्वियस लगभग सारे स्टूडेंट्स को एक ना एक बार किसी न किसी फॉर्म में तो आ ही जाता है, जरूरी नहीं कि छोड़ के जाए, उसकी पढ़ाई स्लो हो जाती है या उसके जो स्टडी और से वो कम होने लग जाते हैं, या इस टाइप का कोई ना कोई डिमोटिवेशन होता है, बच्चा फ्रस्ट्रेट होता ही होता है एक बार तो कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे। तो आपने वैसे फ्रस्ट्रेशन या वैसे बैरियर्स जो आए उनसे कैसे ओवरकम किया, अपने आप को कैसे मोटिवेट बना के रखा, अपने आप को कैसे एनर्जेटिक बना के रखा? ये बात बहुत ही स्वाभाविक है कि सिविल सर्विसेज के एग्जाम में फ्रस्ट्रेशन या डिसअपॉइंटमेंट होना ही होना है, क्योंकि प्रोसेस इतना लंबा है और टायरसम है। मतलब ये आप वो ये कि गेम के रूल हैं कि आपको फिजिकली और मेंटली टायरसम जर्नी रहेगी, आपको फ्रस्ट्रेशन भी रहेगा, मेंटल एगोनी होती है, एक प्रेशर रहता है, वो हमेशा रहेगा, स्पेशली प्री के 1 महीने पहले और प्री और मेंस के बीच में। उस टाइम पे टाइम बहुत लिमिटेड होता है, कोर्स आपको कवर करना होता है। तो यार उस चीज में जो हेल्प मिलती है ना, पहली चीज है कि आपको ये क्लियर होना चाहिए कि सिविल सर्विसेज में जाना क्यों है। यदि आपको, जैसे कि मुझे ये क्लियर था कि यार यही एक ऐसी जॉब है जो मैं बहुत फुल सेटिस्फेक्शन के साथ कर सकता हूँ, अदरवाइज प्राइवेट सेक्टर में मुझे जाना नहीं है। तो ये आपको हमेशा मोटिवेट करेगी कि यार जो काम आपको करना है तो उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, और उसके लिए चाहे छोटी मोटी जो ऑब्स्टेकल आएंगे वो भी आपको पार करने पड़ेंगे। दूसरा ये है कि
आपका फ्रेंड सर्किल, जैसे कि मेरे साथ ही बहुत अच्छा था कि आईआईटी के कुछ हम 3-4 लोग थे वो साथ में तैयारी करते थे, तो फ्रेंड सर्कल बहुत आपका इंपॉर्टेंट है इस प्रिपरेशन में, क्योंकि बहुत लॉन्ग जर्नी है। आप कुछ दिन आपके ऐसे होंगे जिसमें आप बहुत अच्छा पढ़ाई कर लोगे, कुछ दिन ऐसे होंगे कि जब आप पढ़ ही नहीं पाते हो, आपके नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं। तो आपके जो फ्रेंड सर्कल है वो बहुत आपको मोटिवेट करता है। आप उनके साथ थोड़ी देर बाहर घूमने चले जाएं, आप आराम से बातें करेंगे, डिस्कशन करेंगे, तो आपका फिर से मोटिवेशन बनने लग जाता है। तो एक अच्छा फ्रेंड सर्कल रखें जो, और क्लोज्ड ग्रुप रखें जो एक्चुअली अच्छे से प्रिपरेशन में इन्वॉल्व है। अब वही फ्रेंड सर्कल यदि आपके ऐसे हैं कि वो खुद ही अच्छे से तैयारी नहीं कर रहे हैं तो फिर वो नेगेटिव हो जाएगा। थर्ड है कि आपकी जो फैमिली का सपोर्ट है वो बहुत काम आता है, कि पेरेंट्स का सपोर्ट, जो इमोशनल सपोर्ट रहता है कि हाँ रिजल्ट कुछ भी रहेगा हम आपके साथ खड़े रहेंगे, तो ये मेरे लिए बहुत पॉजिटिव रहा कि मेरे पेरेंट्स हमेशा साथ में खड़े हुए थे। और अल्टीमेटली यार ये बात है कि कोई भी जब नेगेटिविटी आती है, या जैसे कि आप नेगेटिविटी ऐसे आ जाती है कि आपने किसी कोचिंग के टेस्ट पेपर लगाए, मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे, आप कोशिश कर रहे हो, मार्क्स बढ़ ही नहीं रहे, तो उस चीज का जो सॉल्यूशन है ना वो आपकी हार्डवर्क ही है। हार्डवर्क ही है जो आपके मार्क्स इंप्रूव कर सकता है, हार्डवर्क ही है जो आपका सिलेबस कवर करवा सकता है। आपको लग रहा है कि यार मेरा तो सब कुछ ही छूट गया है, अब तो कुछ प्रिपरेशन हो ही नहीं रही है, मैंने ये भी कवर नहीं किया है, वो भी कवर नहीं किया है, तो आपका उस चीज का सॉल्यूशन केवल हार्डवर्क है। आप बैठ के 5 दिन उस चीज को सोचने में बर्बाद कर दोगे तो उससे आप और ही गड्ढे में चले जाओगे। तो केवल इन बातों का ध्यान रखें, अपना मोटिवेशन बना के रखें, फ्रेंड सर्कल अच्छा रखें, तो आपकी जर्नी बहुत अच्छी निकल सकती है। मतलब सर सीधा सीधा सर का कहने का मतलब ये हो रहा है कि आप मान के ही चलें कि फ्रस्ट्रेशन आता है, उसके बाद भी हमको यही सोच के चलना कि ये प्रोसीजर है, इसको प्रोसीजर मान के चलो। ये ऐसा मत सोचो कि मैं फ्रस्ट्रेट हो गया अब क्या करूं, नहीं, ये सबके साथ हो रहा है, तो इसका प्रोसीजर मान लो कि ऐसा होगा, लेकिन मुझे इसके बाद भी बने रहना है। ऐसा नहीं कि बिखर गए हैं या प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं। और एक जनरल बहुत अच्छी बात सर ने बताई है कि दोस्त एक हो लेकिन अच्छा, ये बिल्कुल बहुत काम की चीज होती है। ये हमेशा से परिवेश में भी कहा जाता है, आप भारत के किसी भी कोने से आए, हर एक जो सोसाइटी है वहां के समाज में यही कहा जाता है, दोस्त कम हो लेकिन दोस्त अच्छे हो। और सर ने वही बात बताई कि दोस्त लिमिटेड हो चलेगा, लेकिन दोस्त बहुत अच्छे होने चाहिए, सपोर्ट करने वाले होने चाहिए। ऐसा नहीं कि चल यार घूम लेते, थोड़ा सा मनाही नहीं होती घूमने वगैरह, सिविल में घूमना सब कुछ चलता है, लेकिन टाइम होता है हर चीज का अपना एक बंधा हुआ कि उसके साथ ही कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि कभी भी कर लिया, चल आज वहाँ शादी में घूमने निकलते हैं, चल इधर चल लेते, तो वो थोड़ा सा मजेदार, वो चीज कहीं ना कहीं अपनों को थोड़ा सा डाइवर्ट कर जाती है अपने पास से। तो सर आपने बहुत अच्छा बताया सर, काफी अच्छा है कि कम से कम ये तो समझेंगे सब मिलके कि दोस्त अच्छे बनाने अपनों को। दोस्तों को ऐसा नहीं कि ऐसे बना ले कि घूमते फिर रहे, आप लोग दिल्ली चले गए दिल्ली घूम रहे हैं, इलाहाबाद पढ़ने गए इलाहाबाद घूम रहे हैं, तो ऐसा नहीं, जहां भी दोस्त अच्छे रखे अपने साथ। सर अभी जस्ट यूपीएससी का प्रीलिम्स हुआ है और मेंस होने वाला, बहुत नियर बाय, ज्यादा टाइम है नहीं, तो ऐसे में आंसर राइटिंग को लेकर आप क्या टिप देना चाहते हैं? और अब बहुत जो कम टाइम बचा है, इसमें कई लोगों की एक प्रॉब्लम होती है कि मेरे अभी भी पूरा पेपर मतलब अटेम्प्ट नहीं हो रहा है, 150 वर्ड मेरे अटेम्प्ट नहीं हो रहे हैं, वर्ड लिमिट कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूं, तो उसमें क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या टिप होने चाहिए? और एक बेटर आंसर लिखने के लिए उसमें क्या चीज तो हो ही हो, मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या क्या अपनों को उसके अंदर फुलफिल करके आनी है? आप कह रहे सर किस बच्चों को बताएं तो ज्यादा बेनिफिट होगा उनको। देखो यार, एक मतलब आप जब अलग अलग टॉपर्स के इंटरव्यूज देखेंगे तो बहुत अलग अलग डाइवर्जेंट व्यूज मिलने को देखने को मिलते हैं। कई लोग बोलते हैं कि यार उन्होंने आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं करी और वो डायरेक्ट एग्जाम में लिखे, 1-2 टेस्ट पेपर उन्होंने सॉल्व किए और उसके बाद सीधा एग्जाम में चले गए। तो इस बारे में मेरा यही कहना है कि उनका पॉइंट भी सही है और मेरा पॉइंट भी सही है कि बहुत ज्यादा आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी चाहिए। वो सब कुछ डिपेंड करता है कि आप अपने बारे में, मतलब यूपीएससी इज द प्रोसेस ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है। जैसे कि मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से था, हिंदी मीडियम से था, तो मुझे पता था कि मेरी आंसर राइटिंग स्किल अच्छी नहीं है, मुझे वो डेवलप करनी पड़ेंगी। कोई एक है, यदि वो ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से, उनकी आंसर राइटिंग ऑटोमेटिकली अच्छी है, तो उन्हें बहुत ज्यादा आंसर राइटिंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो फिर कंटेंट पे ही फोकस करें कि उसमें हमें क्या डालना है। तो यूपीएससी में जो मेरा एक थोड़ा सा मैथमेटिकल फॉर्मूला है इस बारे में कि यूपीएससी में जो मार्क्स आते हैं वो आप ये मान सकते हो कि आपने कंटेंट के मार्क्स मल्टीप्लाई कर दो आप उसको आंसर राइटिंग के मार्क्स से। तो सपोज 100 मार्क्स का आप एक क्वेश्चन मानते हो तो उसमें 10 × 10 आप उसमें कर सकते हो। तो इसमें हमेशा ये फोकस रखना चाहिए कि हम दोनों जगह पे 7-8 नंबर के आसपास मार लें, तो हमारे मतलब ओवरऑल 64, 65 या 70 के आसपास का स्कोर हो जाएगा। क्योंकि केवल एक पोर्शन में आपने 10 नंबर कर दिए और दूसरा पोर्शन 2 नंबर का रह गया, तो आपके 20 नंबर ही आने वाले हैं उसमें। तो दोनों चीजों पे ध्यान रखना है
आपकी कौन सी स्ट्रेंथ है, कौन सी वीकनेस है, उसको आप पहले पहचानो कि यदि आपकी आंसर राइटिंग स्किल अच्छी नहीं है तो आपको उस पर भी बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। सेकंड की आंसर राइटिंग के लिए मैंने क्या किया, तो एक तो हमने ये किया था कि हम जैसे 2-3 लोगों का जो ग्रुप था वो मतलब स्टार्टिंग के 15 दिन हमने केवल 4-4, 5-5 क्वेश्चन लेते थे हम, जो यूपीएससी में आ चुके हैं, जैसे पास्ट ईयर के ही ले लिया आपने, और उस पे टाइम बाउंड मैनर में हमने आंसर लिखे। लेकिन उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये कि उसके बाद आप उन आंसर्स को एनालाइज करो। एनालाइज में आपको क्या देखना है, आपको ये नहीं देखना है कि आपने कंटेंट क्या लिखा है, आप उसमें ये देखिए कि आंसर राइटिंग जितनी आपकी नॉलेज है उसमें आप किस तरीके से बेटर लिख सकते थे वो आंसर को। आप तीनों लोगों के आंसर पढ़ो, उसका मॉडल आंसर पढ़ो, आपको बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो आपको खुद का आंसर पढ़ के ही पता लग जाएगा कि यार ये तो मैंने अच्छा लिखा ही नहीं आंसर, ये तो कुछ अलग ही लिख दिया मैंने, क्वेश्चन कुछ अलग पूछ रहा था, मैं कुछ और ही डायरेक्शन में चला गया। तो आप उसको आराम से बैठ के आधा 1 घंटे एनालाइज करो, उसमें इंप्रूवमेंट कहां हो सकता था वो करो, फिर नेक्स्ट डे इंप्रूवमेंट को दिमाग में रखते हुए फिर से 4 आंसर लिखो। आप 15 दिन तक ये एक्सरसाइज करोगे तो आप 15वें दिन जो आपके आंसर लिखे होंगे और पहले दिन जो आंसर, उन दोनों की जो क्वालिटी है उसमें आपको डिफरेंस नजर आने लग जाएगा। तो ये वाली प्रैक्टिस मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रही थी। हमने मतलब 15 या 20 दिन तक लगातार ये प्रैक्टिस करी थी, उससे सिग्निफिकेंटली आपकी आंसर राइटिंग स्किल इंप्रूव होती है। फिर ये जब हो जाता है तो उसके बाद फिर आपको बस अल्टीमेटली वही है कि फिर आपको फुल टेस्ट देने हैं, बिल्कुल टाइम बाउंड मैनर में, ऐसे दो जैसे आप यूपीएससी में बैठ के दे रहे हो फिर फाइनल एग्जाम में 3 घंटे के अंदर करना है। तो यार इसमें सीधा सीधा फंडा ये है कि जितने मैक्सिमम क्वेश्चन आपको अटेंड करने वो करने ही है। आपको हर टॉपिक के बारे में कुछ ना कुछ आता है जो आप मतलब 2 या 3 मार्क्स के लायक तो लिख ही दोगे। तो हमेशा एक ये कोशिश करो कि 20 क्वेश्चन है तो 20 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट हो। कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसपे आपको बिल्कुल ही नहीं आता है तो बात अलग है, अदरवाइज आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। एक दूसरी जो गलती ये होती है कि हम स्टार्टिंग के जो 1.5 आवर होते हैं उसमें बड़ा रिलैक्स होकर और बहुत अच्छे से आंसर्स लिखते हैं। तो हम 1.5 आवर्स में 6 या 7 क्वेश्चन ही कवर कर पाएंगे, तो फिर 1.5 घंटा जो अगला बचता है उसमें हमें 13 या 14 क्वेश्चन कवर करने के लिए रह जाते हैं। तो वो 13 जो 14 क्वेश्चन है उनमें फिर बहुत क्वालिटी बेकार हो जाती है। तो आप स्टार्टिंग से ही ये क्वेश्चन आपको करके चलना है कि एक क्वेश्चन में यदि आपको 9 मिनट मिल रहे हैं तो 9 मिनट के अंदर ही वो क्वेश्चन कंप्लीट करना है, चाहे आपको आता बहुत अच्छा हो या नहीं आता हो। यूपीएससी में हर क्वेश्चन के मार्क इक्वल हैं, ये मान के चलें। तो आप मतलब स्टार्टिंग से ही टाइम बाउंड मैनर में आप पेपर को अटेम्प्ट करें। ये सर ने बहुत अच्छी बात बताई है और आई थॉट कि जो अभी मेंस लिखने वाले उन लोगों को बहुत बेनिफिट होने वाला है इसमें, क्योंकि एक्चुअली सही बात है, हम लोग क्या करते हैं कि जो 3-4 क्वेश्चन अपनों को बहुत अच्छे आते हैं उसको बेहतरीन हैंड राइटिंग में लिखना शुरू कर देते हैं, सजा वजा के, और इतना अच्छा लिखते हैं कि इसी पे सिलेक्शन हो जाएगा मेरा। लेकिन ये भूल जाते हैं कि बचे हुए 14 क्वेश्चन भी बाकी हैं या बचे हुए 15-16 क्वेश्चन और हैं जिनको मुझे लिखना है और उनके बिना मेरा काम होगा नहीं। तो सर ने जो आपको गाइड किया है कि ये जो टिप है सबसे इंपॉर्टेंट, कि आप ऐसा ना सोचो कि 3 या 4 जो मुझे आते हैं उन्हीं से सिलेक्शन होगा, मेरा नहीं है। आपको वो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से सिलेक्शन होगा, इसलिए सबको बराबर वेटेज देके बराबर उसको फॉलो करके चले। नहीं तो एग्जाम में यही होता है कि हम जाते हैं तो बहुत एनर्जी होती है हमारे पास में, लिखना शुरू कर दिया और पता चला कि आखिर के क्वेश्चन इतनी गंदी हैंडराइटिंग में फिर लिख रहे कि वो मजा भी नहीं आ रहा, अपनों को भी नहीं आ रहा है, एक खुद को भी मजा नहीं आता है। तो वैसा नहीं करना है। सर का जो टिप है ये बहुत अच्छा टिप है कि आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि अपने लिए अगर 20 क्वेश्चन है तो 20 एक जैसे हैं, ऐसा नहीं कि मेरे को एक के साथ भी भेदभाव नहीं करना। ये बहुत अच्छी चीज है। सर क्लास क्वेश्चन कि जो अभी कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अभी जुड़े हैं जस्ट सिविल के लिए, उनको अब शुरुआत करनी है, या कुछ ने अभी शुरुआत किया लेकिन वो एलिजिबल नहीं है, या जो अब एलिजिबल हुए हैं और 2021 की सिविल सर्विस एग्जाम के को देना शुरू करेंगे, तो उन लोगों के लिए आपका क्या एक गाइडेंस रहेगा? आप कैसे उनको बताना चाहते हैं कि क्या तैयारी के लिए उनको ध्यान रखना है फ्यूचर में कि वो 2021 या 2022 हो, जो भी एलिजिबल हैं उसमें दे तो उनको सफलता प्राप्त हो जाए, ज्यादा प्रयास ना करने पड़े, 1-2 प्रयासों में सफलता प्राप्त कर ले। यार उसके लिए मेरा एक ही मैसेज है। एक तो पहली बात है कि शॉर्टकट ना मारें। यूपीएससी शॉर्टकट में किसी का सिलेक्शन हो जाता होगा, वो हो सकता है, बट सिलेक्शन उन्हीं लोगों का आता है जो फुल फ्लेजेड स्ट्रेटेजी के साथ इसमें जाते हैं। दूसरी चीज है कि जो नए लोग हैं वो अपना ऑप्शनल बहुत अच्छे से सेलेक्ट करें। ऑप्शनल आपको वही सेलेक्ट करना है, उसमें 2 या 3 चीजें देखने की होती हैं कि आपका सबसे पहले तो इंटरेस्ट होना चाहिए उस सब्जेक्ट में। आप पहले आराम से सिलेबस को देखें और किस टाइप के क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं उसको देखें कि आप उस चीज को हैंडल कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका बहुत बड़ा पोर्शन जो है 4-5 महीने आपकी प्रिपरेशन के केवल ऑप्शनल में जाते हैं, तो उसमें आपका इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है।
फिर ऑप्शनल आपने सही से सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद जनरल स्ट्रेटेजी की जो जनरल स्टडीज है उसके बुक लिस्ट वगैरह तो आपको बहुत सारे ब्लॉग्स में मिल ही जाएंगी, जनरल ही हैं सारी, लगभग कॉमन ही रहती हैं। मेरा एक ही मैसेज है उसमें कि अपनी बुक लिस्ट और अपने सोर्सेज ऑफ स्टडी है उसको बहुत लिमिटेड रखें। जितना आप लिमिटेड रखोगे, ये मैं फुल अश्योरेंस के साथ कह सकता हूँ कि जितना आप लिमिटेड रखोगे उतना ही आपके लिए फायदेमंद होगा। मतलब सिविल सर्विसेज में ऐसा चलता है कि यार ये भी पढ़ लेते हैं, उसने ये पढ़ लिया, मेरे दोस्त ने ये पढ़ लिया तो इसको भी कवर कर लेता हूँ, उसको भी कवर कर लेता हूँ। आप हमेशा प्रिपरेशन के टाइम पे ये बात ध्यान रखें कि आप वो एग्जाम लगातार 9 एग्जाम देने वाले हो उस टाइम पे, और उस दिन आपको कितना याद रह सकता है ये आपकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। तो उतना ही आप तैयार करें, मतलब आप टॉपिक को इन डेप्थ एनालिसिस करें, बट सोर्स से एक चीज है जिस पे फोकस करें। एक दूसरा है कि वही जो सेल्फ अवेयरनेस का मैं बोलता हूँ कि आप अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ को खुद ही परखें कि उसमें क्या है। जैसे मेरी आंसर राइटिंग स्किल अच्छी है या नहीं है, मेरा मतलब रीडिंग स्किल्स जो हैं वो कैसी हैं, कितना मैं रिटेन कर पाता हूँ, ये सब चीजें जैसे मेरी खुद की क्या है कि मेरी प्रॉब्लम ये है कि मुझे बहुत ज्यादा याद नहीं रहता है, फैक्ट्स और फिगर्स मुझे बहुत मतलब पुअर मेमोरी है मेरी इस मामले में। तो मैंने इसको बहुत ही सिंपल रखा था कि मैं बेसिक अच्छे से पढ़ूंगा, मैं हर टॉपिक के बारे में ओवरव्यू रखूंगा, और फिर मैंने ये किया था कि टॉपिक वाइज अपने कुछ फैक्ट्स एंड फिगर तैयार कर लिए थे कि जैसे वीमेन एम्पावरमेंट है तो वीमेन से रिलेटेड मैंने 4-5 फैक्ट्स याद कर लिए, एजुकेशन से रिलेटेड याद कर लिए, या फिर वीकर सेक्शन से रिलेटेड अपने याद कर लिए। तो वो आप क्या है कि फिर जीएस में, एसए में, सब जगह पे उनको मिक्स एंड मैच करके यूज कर सकते हो। तो मतलब अपनी वीकनेस स्ट्रेंथ को पहचानो और उसी के हिसाब से प्रिपरेशन करें। सारे टॉपर्स की सबकी अलग अलग स्ट्रेटेजी होती है अपनी वीकनेस और अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से, तो आप भी अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस पहचान के उसके हिसाब से आप देखें। यही है। सर ने बहुत अच्छी बात आप लोगों को एक बताई है कि जरूरी नहीं कि आप टॉपर्स को ही फॉलो करें, जरूरी नहीं कि जो सिलेक्ट है उन्हीं को फॉलो करें, क्योंकि हर किसी का अपना बैकग्राउंड होता है, हर किसी का अपना एजुकेशन बैकग्राउंड होता है, कोई कहाँ से पढ़ के आया है, किसी का शुरुआत की पढ़ाई से लेकर आखिर की पढ़ाई तक सब सरकारी कॉलेज और स्कूल्स में होती है, उनके पास बहुत ज्यादा रिसोर्स नहीं रहे होते हैं, लेकिन बावजूद वो सिविल सर्विसेज सिलेक्ट करने की इच्छा रखते हैं। तो इन सब के बीच अपनों को अपनी स्ट्रेंथ पहचाननी है। जो सर ने जो आपको बताया इसका मोटिव सब लास्ट में जो बोल सकते हैं एक्सट्रैक्ट निकलता है कि आपको अपनी स्ट्रेंथ पहचाननी, अपनी वीकनेस पहचाननी, उनको फाइंड आउट करना है, स्ट्रेंथ को शॉर्ट आउट करना है, सॉरी आपकी जो वीकनेस है शॉर्ट आउट करना है, स्ट्रेंथ को और पावरफुल बनाना है, और ये सोच के चलना है कि मेरी वीकनेस दिखे नहीं एग्जाम के अंदर, एग्जामिनर को पता ना चले मैं कहाँ वीक हूँ। इस तरीके से अपने आप को प्रैक्टिस करके तैयार करना है। तो मुझे लगता है कि जिनने भी आज ये लाइव सेशन देखा होगा, सर से जुड़कर काफी अच्छा लगा होगा। सर ने काफी अच्छा उनका जो एक्सपीरियंस है सिविल की प्रिपरेशन का वो शेयर किया, कहाँ से शुरुआत की थी वहां से लेकर सिलेक्शन होने तक, और अब आप लोगों को क्या करना चाहिए वहां तक सर ने आप लोगों को काफी कुछ गाइड किया। तो आई होप कि आगे के लिए सिविल में आपको बहुत मदद मिलेगी, और इसी प्रकार जुड़े रहें। सर से भी अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो सर के इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दे दूंगा। और अगर आप यूपीएससी अड्डा से भी जुड़े रहते हैं तो ये तो और अच्छा है कि आगे चल के हम ऐसे सेशंस ऑर्गेनाइज करते रहेंगे बहुत सारे। तो सर आपने अपना कीमती समय दिया सब लोगों के लिए आज, बड़ा अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके, और सारे जो दर्शक है जो बैठे हैं जिन्होंने देखा लाइव सेशन उनको भी बहुत अच्छा लगा। आई मैं सबकी तरफ से आपको बहुत बहुत सारा थैंक्स करता हूं सर, बहुत सारा थैंक यू बोलता हूं कि आप इसी तरह समय निकालते रहें टाइम टू टाइम, और जरूरत पड़ने पर बार बार गाइड करें, जितनी बार बच्चों को जरूरत लगे आपकी उतनी बार आप आके उनको गाइड करें। तो सर फिर कभी मिलेंगे बहुत जल्दी। धन्यवाद सर।